Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM Online पाठशाला where success begins. This video is related to राजस्थान जियोग्राफी। अपनी ये राजस्थान का जो भूगोल है उसकी सीरीज चल रही है, लेक्चर नंबर 3 है, ये आपको पता होगा। यहाँ तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान से संबंधित कुछ शब्दावली है, मतलब राजस्थान से रिलेटेड कुछ फिक्स टाइप की चीज़ें हैं, वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। उनको जैसे स्टैटिक जीके होती है ना, फिक्स टाइप की चीज़ें होती है इंडिया के रिलेटेड, वैसे ही राजस्थान के रिलेटेड भी कुछ फिक्स टाइप की चीज़ें हैं, वो हमें याद होनी चाहिए। एक एक करके हम सभी को डिटेल से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि राजस्थान को मरुकांतर की संज्ञा किसने दी थी, मतलब राजस्थान को मरुकांतर किसने बोला था। तो ये वाल्मीकि ने बोला था। वाल्मीकि को आप जानते ही होंगे, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। अगर आप इस टाइम पे वो रामायण देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो लव कुश का जो उनका पालन पोषण हुआ था, वो बड़े हुए थे वो वाल्मीकि के आश्रम में हुए थे। उनको शिक्षा वगैरह भी वाल्मीकि ने दी थी। जब सीता माता राम को छोड़ करके वनवास चली गई थी वापस से, उस टाइम पे वो कहाँ पर जाकर के रही थी, वाल्मीकि के आश्रम में ही जाकर के रही थी। इन्हीं वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और यही वाल्मीकि अपने राजस्थान को मरुकांतर बोले थे। तो ये आप ध्यान रखना कि राजस्थान को मरुकांतर की संज्ञा किसने दी, वाल्मीकि ने दी थी। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना उल्लेख कहाँ मिलता है। राजस्थान के बारे में कुछ बातें थी जो कहाँ पर मिली है कि राजस्थान ऐसे था पुराने टाइम पर, राजस्थान इस तरीके से था, मतलब कुछ ऐसी बातें, पुरानी बातें। जैसे आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े पत्थर वगैरह पे लिखी हुई रहती है, जो खोज वगैरह करते रहते हैं, वैसी ही बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि प्राचीनतम सबसे पुराना उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो देखो सिरोही है, सिरोही में एक जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ सिरोही कहाँ है। देखो ये आपके पास राजस्थान का नक्शा है। इस राजस्थान के नक्शे में ये रहा सिरोही, देखो ये रहा सिरोही। देखो मैं फिगर से इसलिए क्योंकि अपना दिमाग है ना जो फिगर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो राजस्थान के नक्शे में ये सिरोही है, ये रहा सिरोही। इस सिरोही में एक जगह है बसंतगढ़। कौन सी है, बसंतगढ़। अभी आपके पास लिखा हुआ है बसंतगढ़ एक जगह है। इस बसंतगढ़ में शिलालेख मिले, उस शिलालेख में ही, उन शिलालेख में ही राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ओके, अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जहाँ पर जो शिलालेख मिले बसंतगढ़ में, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिए, बसंतगढ़ के शिलालेख जो सिरोही में मिले, वहीं से राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि क्या लिखा हुआ है इसमें। थर्ड पॉइंट के तरफ चले हम अगर, तो यहाँ पर आता है कि राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा किसने दी। राजस्थान को राजपूताना किसने बोला, तो ये आपको पता रखना है। जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने, ये नाम है आदमी का, जॉर्ज थॉमस ने 1800 सन 1800 में अपने राजस्थान को राजपूताना कहा था। अब ये बात हमें पता कैसे चली कि इसने, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा था अपने राजस्थान को, ये पता कहाँ से चला। तो ये देखो, ये बुक का नाम याद रखना है आपको। एक बुक थी, उसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस, या फिर मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये 1805 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी बुक से ये पता लगा हमें कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। कब, 1800 में, सन 1800 के अंदर। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके, आपने देखे हुए एग्जाम वगैरह देते हो आप, तो आपने देखा होगा कि आपको कोई बुक दे देंगे, वैसे पूछेंगे हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, या फिर इस किताब के लेखक कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना, रेलवे वगैरह में आते हैं, एसएससी के एग्जाम देते हैं उसमें भी आते हैं, तो राजस्थान में भी आ सकता है। आपको इस बुक का नाम दे सकते हैं वो। अब देखो यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा जॉर्ज थॉमस ने दी थी। इस बात का पता कहाँ से चलता है, कौन सी बुक से चलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस बुक से चलता है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस तरीके चलता है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि देखो आजकल क्या होता है, जो पता होता है ना हमें, वो तो क्वेश्चन में दे देता है वो, तो हमें सारी डिटेल पता होगी ना जब भी क्वेश्चन होते हैं। देखो आपको इस तरीके से देगा क्वेश्चन वो, अपने जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा दी थी। इसका उल्लेख मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस बुक में मिलता है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, फिर आपको पता होना चाहिए कि विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने हर चीज़ यहाँ पर कवर कर रखी है, हमने सब कुछ यहाँ पर कवर किया हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान के जो टॉप इंस्टीट्यूट है और जो टॉप टीचर्स हैं उनके सारे के नोट्स की एनालिसिस करने के बाद में ही ये नोट्स बनाए गए हैं, ये आपको मैंने बता रखा है। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। इनके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो उनको हम अलग अलग वीडियो बना करके कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कुछ बचेगा नहीं, बस ये कहना है। ओके, तो यह यहाँ तक बात हो गई अपनी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जैसे अपना अभी राजस्थान बताया था मैंने, इस तरीके से राजस्थान था। ओके, इस तरीके से राजस्थान था। इसका जो है पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग का पॉलिटिकल एजेंट किसको कहते हैं,
तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल एजेंट किसको कहते हैं उस भाग का? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। इसकी बात क्यों आई है कर्नल जेम्स टोड की? ये इसलिए बात आई है इसकी क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने राजस्थान को अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग नाम दिए हैं राजस्थान को। क्या क्या नाम दिए हैं अभी आगे आ जाएगा, और इसका उल्लेख भी कहाँ से मिलता है उसके बारे में, कौन सी बुक है, लेखक कौन है, उसके बारे में भी अभी आगे आएगा, पता लगेगा आपको। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब। तो कर्नल जेम्स टोड क्या थे? अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग के पॉलिटिकल एजेंट थे। ओके, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है इसके रिलेटेड कि ये जो कर्नल जेम्स टोड थे ना, ये कहीं भी जाते थे तो घोड़े पे बैठ करके जाते थे, घोड़े पे सवारी करते थे हमेशा, इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। जैसे कहीं भी 1-2 किलोमीटर भी जाना है तो पैदल नहीं जाना, जाना तो किसके ऊपर? घोड़े के ऊपर जाना, इसलिए इनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसने कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को अलग अलग नाम दिए। क्या क्या नाम दिए देखो, अब इसने एक ही नाम नहीं दिए, इसने 3 नाम दे दिए। राजस्थान को इसने राजस्थान भी बोला, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान भी बोला। राजस्थान को इसने रजवाड़ा भी बोला और राजस्थान को इसने राजस्थान भी बोला। तीनों नाम इसने दे रखे हैं किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अब देखो ये किसने क्या नाम दिया वो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपको बोल देंगे कि राजस्थान को रजवाड़ा, मान लो राजस्थान को रजवाड़ा किसने बोला, आपके पास ऑप्शन दे देंगे वो कि वाल्मीकि ने बोला, कर्नल जेम्स टोड ने बोला, या फिर जॉर्ज थॉमस ने बोला, और आपको और कोई नाम दे देंगे। इस तरीके से आपको गौरीशंकर ओझा ने बोला, इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। इसलिए आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ये एक साथ नहीं होंगे, आप बार बार इनको पढ़ोगे आप तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, तो क्या हो गया, कर्नल जेम्स टोड ने क्या क्या बोला? राजस्थान को राजस्थान बोला, रजवाड़ा बोला और राजस्थान बोला, 3 नाम इसने दिए। अब ये पता कैसे चला अपने को, कहाँ से पता लगा इस बात का कि कर्नल जेम्स टोड ने ये राजस्थान को ये बात बोली? देखो यहाँ से जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना बोला, इसका तो हमें इस बुक से पता लगा, जिस बुक के लेखक कौन है? ये है विलियम फ्रैंकलिन है। अब इसकी बात करते हैं कि ये कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान बोला, इसका पता कहाँ से लगा हमें? तो ये पता होना चाहिए। एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये किताब का नाम है एक। ओके, ये किताब का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इसी किताब का नाम, किताब वही है लेकिन इस एक अन्य नाम भी है, इसका एक अलग नाम भी है। इस नाम क्या नाम है? दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखना चाहो तो सेम टू सेम आप लिख लेना ऐसे कैसे, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये एक ही बुक है, नाम अलग अलग है इसके। ओके, तो ये बुक थी। इस बुक से हमें पता लगा, क्या पता लगा? कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान बोला था। इस बुक का प्रकाशन, अब इस बुक के बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं। इस बुक का प्रकाशन है ना, ये बुक किसकी थी? ये बुक किसी की थी? राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड की बुक थी। ओके, इस बुक का प्रकाशन 1829 में लंदन में किया गया था। ये बुक पहली बार पब्लिश कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी 1829 में, और ये टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में थी। जैसे अपना भारत का संविधान है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि अपना भारत का संविधान है जिसमें आर्टिकल वगैरह है, अपने देश का नियम कानून चलता है उससे, वो बुक किस में लिखी हुई थी? जो प्रारूप समिति थी स्टार्टिंग में जो बुक बनी थी वो किस में लिखी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। वैसे अब कंपटीशन एग्जाम वगैरह लगती है ना, तो उसमें आपने बुक देखी होंगी, वो हिंदी कर करके वहाँ पर दिखा देते हैं आपको, लेकिन रियल में जो संविधान है अपना लिखा हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वैसे ही ये जो बुक थी, ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये बुक भी टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ओके, और प्रकाशन 1829 में कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था इसका। ओके, अब ये इंग्लिश में लिखी हुई थी तो इसका किसी ने हिंदी में भी अनुवाद किया होगा। तो हिंदी में अनुवाद करने वाला आदमी कौन है इसका? ये है देखो, गौरी शंकर ओझा। ये आपको ध्यान रखना है कि इस बुक का, कौन सी बुक का? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? गौरी शंकर ओझा ने किया था। कब किया था? 1835 में किया था। देखो 1829 में तो ये लॉन्च हुई थी और फिर 1835 में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था गौरी शंकर ओझा की हेल्प से, मतलब ओझा ने किया था ये। ओके, अब ये गौरी शंकर ओझा कौन है? ये क्या है ये ओझा? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला बात तो ये इतिहासकार है। गौरीशंकर ओझा क्या है? आपके पास ऐसे आ सकते हैं ऑप्शन के पास कि गौरीशंकर ओझा का संबंध किससे है? वो बोल देंगे खिलाड़ी से है, इतिहासकार है, ओके, और एक्टर है, हीरो है, इस तरीके से आपके पास कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको पता रखना है कि गौरीशंकर ओझा क्या थे? एक तरीके के क्या ये गौरीशंकर ओझा क्या थे? इतिहासकार थे। ओके, कहाँ के रहने वाले थे? ये सिरोही के रहने वाले थे। अभी मैंने आपको बताया था ना, सिरोही में क्या मिलता है? अपने राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। सिरोही में एक जगह है, कहाँ? बसंतगढ़। वो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वहाँ से राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, और वहीं के रहने वाले कौन है? ये गौरीशंकर ओझा है, जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। कौन सी बुक का? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और उसी बुक में क्या मिलता है?
उल्लेख मिलता है हमें कर्नल जेम्स टोड का, जिसने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान कहा था। इसको गौरीशंकर ओझा को राजस्थान का विश्लेषक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का विश्लेषक भी कहते हैं गौरीशंकर ओझा को। ओके, इसके बाद में हम आगे चले। ये बात हो गई किसने क्या बोला था, अब आगे और चलते हैं। देखो राजस्थान का, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का आकार किस तरीके का है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं। ये राजस्थान है, कोई बोले कि राजस्थान का आकार किस तरीके का है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो इस तरीके से अपनी पतंग रहती है ना, इस तरीके की अपनी पतंग रहती है, इस तरीके का रहता है ना पतंग, आपको पता भी है। तो ये अगर कोई पूछे कि राजस्थान का आकार किस तरीके का है, तो पतंगाकार आकार है इसका। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और नाम दिया गया है, वो है विषम कोणीय। पतंगाकार तो आपको आइडिया लग रहा है, देखो इसको देखो, पतंग जैसा है, सेम सेम पतंग के जैसा लग रहा है ना, ऐसा होता है पतंग, यहाँ से डोर होती है, फिर हम इसको पतंग को उड़ाते रहते हैं यहाँ से। ओके, तो पतंगाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी का एक नाम और है जो राजस्थान का आकार कैसा है, एक विषम कोणीय भी बताया गया है। दोनों आपको याद रखने हैं। पतंगाकार भी है, पतंगाकार तो किसी ने दिया नहीं, पतंगाकार तो दिखता है अपने को, खुद ही दिख रहा है पतंग के जैसा है। लेकिन ये विषम कोणीय किसी और ने संज्ञा दी इसको। तो किसने बताया ये कि विषम कोणीय है अपना राजस्थान, ये TH हेडले ने संज्ञा दी थी इसको विषम कोणीय की। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्या है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का आकार विषम कोणीय है, ये संज्ञा किसने दी थी। तो आपके पास 4-5 नाम दे देंगे, वो ऐसे देंगे आपको, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर ओझा, और आपको एक नाम देंगे TH हेडले। तो क्या हो जाएगा, TH हेडले हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास फ्रेम किया जा सकता है। देखो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम ट्रेलर नहीं देख रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं। तो आप मूवी देख लोगे तो आपसे फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, आप उसको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हम पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं डिटेल से, आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बस भरोसा करके हर चीज़ पढ़ते रहो। और जो पढ़ रहा हूँ, देखो पढ़ाने में तो कोई पढ़ा देता है, आपको याद भी करना है इस चीज़ों को। मैं तो पढ़ा करके निकल जाऊँगा, फटाफट पढ़ा दूंगा मैं तो, अब पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटेन भी करनी है, याद भी करना है, इसलिए बार बार रिवाइज करते रहना। ये मैं आपको कहना था। देखो पढ़ाना कोई भारी बात नहीं, पढ़ा तो कोई भी सकता है। आप भी एक बार मैं पढ़ा दिया आपको, एक लेक्चर आपने देख लिया, फिर वही लेक्चर आप भी किसी को पढ़ा सकते हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन जोर उसको आता है जो पढ़ने वाला होता है, याद तो उसी को करना पड़ता है ना। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको जोर आएगा। आप किसी और को पढ़ाओगे तो आप तो उसको पढ़ा दोगे, लेकिन उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी तो करने पड़ते हैं। तो उस चीज़ों को रिटेन करना पड़ता है, वो बार बार रिवीजन करने से होता है। तो ये आपको पता लग गया कि राजस्थान का पतंगाकार आकार है, ये तो हमें दिखता है। लेकिन राजस्थान को विषम कोणीय की भी संज्ञा दी गई है, वो किसने दी थी, TH हेडले ने दी थी। उसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान को ऋग्वेद में, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे होते हैं ना, तो ऋग्वेद के अंदर भी राजस्थान का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को क्या कहा गया है, बृहवृत कहा गया है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान को बृहवृत, ऐसे बोलेंगे कि राजस्थान को बृहवृत किस में कहा गया है, कौन से वेद में कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए किस में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो ये यहाँ पर राजस्थान को सेकंड, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर छोड़ो आप क्या लिखा हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो सेकंड चरण है ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका आइडिया लगाओ आप। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको 7 चरण में क्या क्या नाम थे, राजस्थान के क्या क्या नाम दिए थे, कितने चरण थे, पहला चरण, दूसरा चरण, इस तरीके से 7 चरण थे। 7 अभी दिखाऊंगा आपको, एक बार दिखा और दूंगा। अभी थोड़ा राजस्थान का एकीकरण आएगा ना, उस टाइम पर आपको टोटल के टोटल वापस दिखाऊंगा। मेरे पास फोटो लिए मैंने, वो आपको दिखा दूंगा। पिछले वाले वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ बोल के ही बताया था, इस बार मैं दिखा दूंगा। लेकिन अगर पिछले वाला वीडियो आपने देखा है तो आपको क्या लगा, सेकंड चरण इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, ये सेकंड चरण आने के चांसेस है। क्यों है चांसेस आने के, क्या हो सकता है सेकंड चरण में, ऐसा क्या हो सकता है। तो मैंने हमेशा बोलता हूँ मेरे वीडियोज़ में कि कोई भी चीज़ होती है ना, उसका एक तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और एक लास्ट की चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ तो हम कवर कर लेते हैं, और लास्ट की चीज़ कहाँ कवर होती है, करंट अफेयर में कवर हो जाती है। अगर वो लास्ट की चीज़ अपनी एग्ज़ाम लगेगी ना, उसके 7-8 महीने के अंदर आई हुई हो। ओके, जैसे राजस्थान की जन, अगर वो कवर हो जाती है करंट अफेयर में। अगर 7-8 महीने से बाहर चली गई वो चीज़ लास्ट वाली, तो फिर करंट अफेयर में कवर नहीं होती, वो भी हमें कवर करनी पड़ती है। ओके, जैसे राजस्थान का 7वां चरण है ना, वो तो कब हो गया था, 1956 में ही हो गया था। तो वो करंट अफेयर में थोड़ी कवर होगा, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा हमें लास्ट वाली चीज़ को। तो हर एक चीज़ की फर्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और लास्ट वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब आप आइडिया लगाओ, मैंने आपको टोटल नाम बताए थे, कितने चरण थे, 7 चरण थे, 7 चरणों के नाम बताए थे। उसमें सेकंड चरण इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो राजस्थान के नाम दिए गए थे ना, अलग अलग नाम थे हर एक चरण में, उन नामों में इस सेकंड चरण में राजस्थान 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 शब्द जुड़ा था। सेकंड चरण में, पहले चरण में राजस्थान का नाम क्या था, मत्स्य संघ था। अभी आपको बताऊंगा, पता लग जाएगा आपको। मत्स्य मत्स्य संघ था।
ओके, उसके बाद में फिर सेकंड चरण में क्या था, राजस्थान संघ था। ओके, थर्ड चरण में क्या था, संयुक्त राजस्थान। मतलब सेकंड चरण ऐसा चरण है जिसमें अपने जो नाम थे राजस्थान के उसमें राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा था, इसलिए ये सेकंड चरण इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जो नाम थे सातों चरणों में उसमें पहली बार कौन से चरण में राजस्थान शब्द जुड़ा था, तो सेकंड चरण में जुड़ा था वो। ओके, ये इसको पूर्व राजस्थान संघ भी कह दो चाहे राजस्थान संघ कह दो, एक ही बात है। अगर आप पूर्व हटाना चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो और पूर्व लगा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये ध्यान रखना आप। और ये सेकंड चरण जो हुआ था वो कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। अभी दिखाऊंगा आपको, एक बार फोटो है मेरे पास वो दिखाऊंगा आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि विधिवत रूप से राजस्थान को राजस्थान कब कहा गया, तो ये कहा गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा चरण था, ये वाला मैंने आपको बताया था कल, सिक्स्थ चरण था, ये सिक्स्थ चरण था। लेकिन छठे चरण में राजस्थान में कुछ चीज़ें ऐड नहीं थी, इसलिए फिर सातवां चरण भी हुआ था, सातवां चरण भी हुआ था। अभी डिटेल से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई कि राजस्थान के रिलेटेड किस किस तरीके से शब्दावली दी गई है, राजस्थान को किसने क्या क्या बोला है, ये हम सब कवर कर लिए। इसके अलावा कोई रह जाएंगे ना, देखो आपको घबराना नहीं है, कुछ चीज़ें रह जाएंगी अगर, तो मैं उनको अलग से वीडियो बना करके एक अपलोड कर दूंगा। एक क्या बीच बीच में वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, जो इनके अलावा कुछ चीज़ें रह जाएंगी। कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है ना यार, बीच बीच में नोट्स बनाते टाइम कुछ ना कुछ रह ही जाता है, वो बाद में याद आ जाएगा, तो मैं अलग से पीडीएफ बना करके आपके पास एक वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो आप देखते रहना। ओके, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ओके, अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। भारत का एकीकरण कंप्लीट हो गया। भारत का एकीकरण मैंने आपको कल समझा दिया था, फजल अली आयोग से राजस्थान मतलब अलग अलग आयोग आए थे टाइम टू टाइम, जिसमें भारत के एकीकरण के लिए, जिसमें राजस्थान का एकीकरण किसकी हेल्प से हुआ था, राजस्थान का गठन किसकी हेल्प से हुआ था, फजल अली आयोग की हेल्प से हुआ था। तो वो अब इंडिया की बात हो गई। हमारा फोकस क्या था, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला था कि हम राजस्थान के ऊपर जाना चाहते हैं, तो सीधा ही हम राजस्थान के ऊपर नहीं आएंगे। राजस्थान का गठन किस तरीके से हुआ, तो इस तरीके से हम देश आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर के पढ़ते पढ़ते अब जा करके हम आए हैं राजस्थान के एकीकरण के ऊपर। अब राजस्थान के एकीकरण में कितने संभाग थे, कितने क्या क्या थे, उनकी स्टडी करेंगे एक एक करके। अब यहाँ से रियल चीज़ स्टार्ट होती है। देखो, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ना, वो टोटल 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ है, 7 चरणों में एकीकरण हुआ है। अब आपको मैं दिखाता हूँ सारी की सारी चीज़ें। देखो, ये सारे के सारे चरण हो गए हैं यहाँ पर। देखो, प्रथम चरण था अपने राजस्थान का, टोटल 7 चरण हुए थे ना। प्रथम चरण था, उसमें राजस्थान का नाम क्या दिया गया, मत्स्य संघ दिया गया। ओके, और वो स्थिति को डेट देखो याद बाद में करना, अभी मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको 3 जगह डेट याद करने के लिए बोलूँगा, वो आपको पहले याद करनी है। अगर आपको वो डेट याद हो जाए उसके बाद में और चरणों की डेट याद करनी है, तो ये डेट आप याद अभी मत करना। ओके, प्रथम चरण के क्या नाम दिया राजस्थान को, मत्स्य संघ नाम दिया गया। फिर द्वितीय चरण हुआ, और इस पहले संघ में कौन कौन सी चीज़ ऐड हुई थी, द्वितीय चरण में कौन कौन चीज़ ऐड हुई थी, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे अभी। और द्वितीय चरण हुआ, द्वितीय चरण में राजस्थान को राजस्थान संघ नाम दिया गया। देखो, राजस्थान पहली बार ऐड हो गया। ओके, इसलिए सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेट ये याद रखनी है आपको। ओके, कब, 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण हुआ था, जिसमें अपने राजस्थान के नाम में पहली बार राजस्थान शब्द ऐड हुआ था, राजस्थान शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद में तीसरे चरण के तरफ चलते हैं हम। तृतीय चरण में राजस्थान का नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान। क्या था, संयुक्त राजस्थान। डेट आपको याद नहीं रखनी है। उसके बाद में चतुर्थ चरण के ऊपर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान का नाम क्या दिया गया, वृहत राजस्थान दिया गया। वृहत राजस्थान दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये। और इसका गठन कब हुआ था, मतलब चतुर्थ चरण कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ था। ओके, और हम ये मानते हैं, देखो ये फाइनल, अभी फाइनल अपना राजस्थान नहीं बना है, लेकिन हम ये मानते हैं, सब ये मानते हैं कि राजस्थान का गठन इसी डेट को हुआ था। हम ये मानते हैं कि यही राजस्थान का गठन है। वैसे हुआ नहीं था रियल में, अभी तो और 5वां चरण आएगा, छठा चरण आएगा, फिर 7वां चरण आएगा, लेकिन हम मानते हैं कि राजस्थान का गठन इसी दिन हुआ था, इसी चरण में हुआ था। इसलिए 30 मार्च को हर साल हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो 30 मार्च 1949 को हुआ था चतुर्थ चरण, और इसी को हम हमारे राजस्थान का गठन मानते हैं कि इसी डेट को हुआ था, इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। और फिर इसके कुछ दिन बाद ही, थोड़े दिन बाद में ही, ये इसका चतुर्थ चरण हो गया था। ओके, इसके कुछ दिन बाद में ही 7 अप्रैल 1949 को पहले सीएम बन गए थे अपने जो राज्य के, वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना। उसके बाद में 5वां चरण हुआ, उसके बाद में पंचम चरण आया। पंचम चरण में राजस्थान का नाम क्या रखा गया, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। डेट आपको याद नहीं रखनी है, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। उसके बाद में षष्ठम चरण आया, छठा चरण आया, उसमें राजस्थान का नाम राजस्थान हो गया था, रियल में राजस्थान हो गया था पूरा नाम इसका।
ओके, लेकिन ये आपको ध्यान हो गया था, ये डेट आपको याद नहीं रखनी है, और रखना चाहो तो रख सकते हो, रख लेना डेट याद रखना चाहो तो, या तो 26 जनवरी 1950 को। ओके, लेकिन ये सष्टम चरण में आता है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं थी। फिर हमने क्या किया, सातवां चरण आया, सातवां चरण किया हमने। इस सातवें चरण में और इस छठे चरण में क्या फ़र्क था ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये वर्तमान स्वरूप में आ गया था फिर सातवें चरण में। इसमें छठे चरण में से क्या क्या घाला मिली करी हमने, क्या तो छठे चरण में से बाहर निकाल लिया और क्या छठे चरण में ऐड कर दिया, जब जाके सातवां चरण बना। तो आपको ध्यान रखना है। देखो, ये छठा चरण था ना, इसके अंदर सिरोही, जो मैंने अभी आपको बताई थी ना, सिरोही, जहाँ से अपना राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, उस सिरोही में तहसील है। कौन कौन सी तहसील है, एक तो है आबू और एक है दिलवाड़ा। दिखाता हूँ आपको। देखो, ये रहा अपना राजस्थान, इस राजस्थान में देखो ये रहा सिरोही, देखो आपको दिख रहा है ना, ये रहा सिरोही, ये सिरोही है ना। इस सिरोही में छठे चरण में ना, इसमें तहसील थी दो, कौन सी, एक तो दिलवाड़ा और एक आबू। लिख लो, लिखना चाहो तो बोल ही रहा हूँ ना, आप लिख सकते हो, दिलवाड़ा और एक आबू, दिलवाड़ा आबू। ये क्या किया, सातवें चरण में दिलवाड़ा और आबू को भी ऐड कर लिया गया था राजस्थान के अंदर। पहले राजस्थान में नहीं थे, छठे चरण में राजस्थान में ऐड नहीं थी ये, सातवें चरण में दिलवाड़ा आबू को भी ऐड किया गया। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखो, ये मध्य प्रदेश है ना, इधर राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है, ये इधर, ये मध्य प्रदेश है, ये वाला मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश में एक जगह थी, उस जगह का नाम है सुनेल टप्पा। मैं लिख देता हूँ आपके पास, सुनेल टप्पा। ये आपको देखो, लास्ट वाली चीज़ है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। सुनेल टप्पा ये नाम थी, ये पहले मध्य प्रदेश में थी छठे चरण में। सातवें चरण में क्या हुआ कि ये सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश में थी ना, उसको भी राजस्थान में ऐड किया गया सातवें चरण में। ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ क्या हुई, सातवें चरण में तीसरी चीज़ क्या हुई कि ये है ना, झालावाड़ है, ये झालावाड़ है। इस झालावाड़ में एक क्षेत्र था पहले, उस क्षेत्र का नाम था सिरोंज क्षेत्र। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सिरोंज क्षेत्र। ये एक सिरोंज क्षेत्र था, वो छठे चरण में अपना राजस्थान के अंदर था, ये झालावाड़ में था। लेकिन सातवें चरण में फिर उस सिरोंज क्षेत्र को निकाल करके हमने किस को दे दिया, मध्य प्रदेश को दे दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सातवें चरण में हमने मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा ले लिया और सिरोंज क्षेत्र दे दिया। क्या याद रखना है कि सातवें चरण में हमने मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा तो ले लिया था और सिरोंज क्षेत्र इसको दे दिया था। और तीसरी बात क्या याद रखनी है कि सिरोही के अंदर दो तहसील है, कौन सी, क्या नाम है उसका, आबू और दिलवाड़ा, दो तहसील थी, उसको भी सातवें चरण में राजस्थान में ऐड किया गया। अगर आप पड़ोसी राज्य देखना चाहो तो मध्य प्रदेश को यहाँ पर देख सकते हो। देखो, ये इंडिया का नक्शा है, इसमें दिखा रखा है, ये अपना राजस्थान है, राजस्थान के बगल में देखो ये मध्य प्रदेश रहा। तो मध्य प्रदेश से हमने क्या लिया, सुनील टप्पा ले लिया था और सिरोंज क्षेत्र इसको दे दिया था। तो ये आप इसको देख सकते हो। ओके, तो सातवें चरण में क्या क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। और ये डेट याद रखने की, फाइनल स्वरूप, कोई पूछे आपको कि राजस्थान का फाइनल स्वरूप कब हो गया था, तो 1 नवंबर 1956 को हो गया था फाइनल स्वरूप अपने राजस्थान का। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने डिटेल से समझ लिया है, राजस्थान के एकीकरण में सातों चरण हमने डिटेल से देख लिए। ओके, और फाइनल संपन्न कब हुआ अपना राजस्थान, फाइनली कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। अब देखो, ये 1 नवंबर 1956 को जो सातवां चरण हुआ था, उस टाइम पर अपने राजस्थान में कितने तो डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले होते हैं, लिख लेना आप यहाँ पर, हिंदी के हो तो। डिस्ट्रिक्ट थे और कितने तो संभाग थे, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जब अपना सातवां चरण हुआ था ना, उस टाइम पर 26 तो जिले थे, ओके, 26 तो डिस्ट्रिक्ट थे और 5 क्या थे, संभाग थे। अगर मैं बोलूँ कि इस टाइम पर प्रेजेंट में, अब 2020 में और आगे तक भी, इस टाइम पर कितने तो जिले हैं और कितने संभाग हैं, तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें ना, प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में टोटल 33 तो जिले हैं, 33 तो जिले हैं और 7 संभाग है। देखो, जिले छोटे होते हैं, संभाग बड़े होते हैं, 4 5 7 जिलों को मिला करके एक संभाग बना देते हैं। अभी आगे चलेंगे तो सब कुछ आएगा, आप घबराओ मत। तो आपसे ये ध्यान रखनी है आपको दो बातें कि जब अपना फाइनल स्वरूप आया था राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को, उस समय पर कितने तो जिले थे और कितने संभाग थे अपने राजस्थान के अंदर, तो 26 तो जिले थे और 5 संभाग थे। और कोई बोले कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं, तो आप बताओगे कि वर्तमान समय में 33 तो जिले हैं और 7 क्या है, संभाग है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, 26 के बाद में 27वां जिला कौन सा था, 28 29 30 31 32 33, ये सारे जिले इंपॉर्टेंट है।
कौन से नंबर पे कौन सा जिला ऐड हुआ था, मतलब राजस्थान में कौन से नंबर पे कौन सा जिला जुड़ा था, और उस जिले का गठन कौन सी डेट को हुआ था, कौन सी डेट को वो जुड़ा था, ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आ सकता है। तो सब कुछ ये आपको दिख रहे हैं ना, देखो ये पहले मैं आपको उस मैप में, राजस्थान का जो मैप है ना उसमें दिखा देता हूँ, फिर आप हम यहाँ पर आकर के PDF देख लेंगे, क्योंकि फिगर से पहले अच्छा याद हो जाएगा। ये आपके पास राजस्थान का नक्शा है। इस नक्शे में अपना 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को कितने ज़िले थे, 26 थे ना, 26 ज़िले थे। तो ये बताओ कि 26वां जिला कौन था। तो यहाँ 26वां जो जिला था वो क्या था, अजमेर था। 26वां जिला कौन सा था, अजमेर था। 1 नवंबर 1956 को जो 26वां जिला था वो कौन सा था, अजमेर था। अजमेर कहाँ है, देखो बताओ अजमेर कहाँ है। तो ये रहा, देखो अजमेर आपके सामने, ये रहा अजमेर राजस्थान के नक्शे में, ये रहा अजमेर। ये 1 नवंबर 1956 को सबसे लास्ट वाला जिला था। कौन से नंबर का था ये, 26वें नंबर का जिला था, 26वें नंबर का। और हम बोले कि इसका गठन कब हुआ था, तो आपको पता है ये 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। सब कुछ अभी PDF में लिखा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा आप इससे पहले इससे देख लो। ओके, इसके बाद में हम 26 हो गया, 27 जिले के ऊपर चलते हैं। तो 27वां जिला था अपना धौलपुर। धौलपुर कहाँ है, देखो ये इधर है धौलपुर, ये रहा धौलपुर, ये रहा आपके पास, ये रहा धौलपुर, ये धौलपुर है। ये कौन से नंबर का जिला था, 27वें नंबर का जिला था, 27 नंबर का जिला था। और इसका गठन कब हुआ था, कब जोड़ा गया था ये जिला, तो आपको पता होना चाहिए। ये 15 अप्रैल 1982 को, 15 अप्रैल 1982 को ये जिला ऐड किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, कौन सा, धौलपुर। इसके बाद में हम चलते हैं, 27 हो गए, उसके बाद हम चलते हैं 28वें जिले की साइड। 28वां जिला कौन सा है अपना, वो था बारा। बारा कहाँ है, देखो ये रहा बारा, ये अपना बारा है। हाड़ौती प्रदेश है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये आगे आएंगे सब। जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे ना उसमें सब कुछ आएगा। ओके, डिटेल से देख लेंगे। तो ये 12 है ना, वो कौन सा था, ये 28वां जिला था, 28वां जिला था 12। अब देखो 28वां, 29वां और 30वां, ये तीनों एक साथ जिले बने थे। 28वां ये कौन सा हो गया, 12 हो गया। एक दौसा है, ये रहा देखो दौसा, ये दौसा है। ये कौन से नंबर का था, ये था अपने पास 29वें नंबर का। और इसके बाद में एक था राजसमंद, ये देखो ये राजसमंद रहा। ये राजसमंद कौन सा था, 30वां जिला। ये जो तीनों जिले बने थे वो एक ही समय पर बने थे। और इनकी डेट क्या है, इनकी डेट आपको याद रखनी है, 10 अप्रैल 1991। 3 जिले एक साथ बने थे, तो आपको ध्यान रखना है। आप कैसे याद रख लेना है इसको रख लेना BDR मतलब 12, दौसा और राजसमंद। 10 अप्रैल 1991 को ये इनका गठन हुआ था। ओके, इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो 31वां देखेंगे। अब 31वां जिला था अपने हनुमानगढ़, ऊपर है हनुमानगढ़, देखो ये रहा हनुमानगढ़, ऊपर ही ऊपर ये रहा हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़। ये कौन से नंबर का था अपना, 31वां नंबर का था। इसका गठन कब हुआ है, कब हुआ था इसका गठन, 12 जुलाई। आपको भी एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा ये, 12 जुलाई 1994, 1994, 12 जुलाई 1994 में इस हनुमानगढ़ का गठन हुआ था। और कौन से नंबर का था ये, 31वें नंबर का था। टोटल कितने, 33 जिले ना, अभी 32 और 33, 2 जिले और बच गए। तो देखो अब 2 जिले कौन कौन से बच गए, एक बच गया ना करौली। करौली कहाँ है, दौसा के पास में करौली, देखो ये रहा करौली, ये करौली है। ये कौन से नंबर का था अपना, 32वां नंबर का था। और इसका गठन कब हुआ था, 19 जुलाई को हुआ था, 19 जुलाई 1997 को। ओके, 1997 को। और फाइनली जो ऐड हुआ था वो कौन सा है, प्रतापगढ़ है। जो प्रतापगढ़ कहाँ है, ये रहा आपका। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वाला है, 33वां जिला है ये। कौन से नंबर का है ये, 33वां जिला है। और ये कब ऐड हुआ था अपने राजस्थान में, 2008 में, 26 जनवरी 2008, ये इस टाइम पर ऐड हुआ था 33वां जिला। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 33वां जिला कौन सा था, तो आप बता सकते हो 33वां जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है। आपसे कोई पूछे कि 32वां जिला कौन सा था, तो आप बता सकते हो कौन सा है, करौली है, 32वां जिला करौली है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये राजस्थान के नक्शे में कौन से कहाँ पर है ये मैंने आपको अच्छी तरीके दिखा दिया। अब PDF में देख लेते हैं इनको। देखो अब आपके पास PDF में देखो आप, 26वां जिला कौन सा बना था, ये जो 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला था ना अपना अजमेर, 1 नवंबर 1956 को, ये कौन सा था, अजमेर था, ध्यान रखना है। अजमेर के बाद में 27वां कौन सा बना, धौलपुर बना, देखो 15 अप्रैल 1982 को। इसके बाद में हम चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 28वां जिला कौन सा बना, फिर 12 बना। ओके, 12। अब देखो ये 3 जिले एक साथ बने थे, यहाँ पर लिखा हुआ है BDR, B मतलब 12, D मतलब दौसा और R मतलब राजसमंद। तो ये एक साथ बने थे। 29वां कौन सा बना था, दौसा।
और 30वां जिला बना था अपना राजसमंद। तीनों का गठन एक ही दिन हुआ था, कब? 10 अप्रैल 1991 को। इसके बाद में HKP बने। देखो आपसे यहाँ से आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, कौन से नंबर का जिला है ये भी पूछा जा सकता है, और आपसे सीरीज भी पूछी जा सकती है। आपसे ऐसे बोलेंगे कि ABCD ऑप्शन में से कौन सी सीरीज, कौन सा क्रम सही है राज्यों के गठन के लिए, आपको ऐसे दे देंगे वो एक जैसे राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, किसी में ऐसे दे देंगे वो हनुमानगढ़, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, उल्टे सीधे दे देंगे आपको। तो ये सीरीज भी आपको पता होना चाहिए, पहले कौन सा ऐड हुआ था, फिर कौन सा ऐड हुआ था, फिर कौन सा ऐड हुआ था। ओके, तो ये ध्यान रखना, पहले अजमेर हुआ था, फिर धौलपुर हुआ था, धौलपुर के बाद में BDR हुआ था। इस तरीके से सीरीज याद रख लेना, BDR 12 और दौसा और राजसमंद, फिर HKP, H मतलब हनुमानगढ़, K मतलब करौली और P मतलब प्रतापगढ़। तो ये ध्यान रखना है। 31वां जिला था अपना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1949 को, 32वां जिला था करौली 19 जुलाई 1997 और 33वां जिला था अपना प्रतापगढ़। ओके, इंपॉर्टेंट है प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। ओके, बहुत सारा गेप आ गया 97 के बाद में 2008 में ये हुआ था, प्रतापगढ़ अपना ऐड हुआ था। तो ये सारे जिले मैंने आपको बता दिए कौन सा जिला क्या है। इसके बाद में बात आती है संभाग की। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिले तो छोटे होते हैं। ओके, जिले तो छोटे होते हैं और ये संभाग क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मतलब एक संभाग के अंदर 4-5 जिले आ जाते हैं, 4-5 जिले आ जाते हैं। तो अपना जब 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को कितने कितने संभाग थे? टोटल 5 संभाग थे, अभी हमने देखे। ओके, लेकिन प्रेजेंट में कितने संभाग है? प्रेजेंट में टोटल 7 संभाग है। एक एक करके हम सारे संभाग को देखेंगे कि कौन से संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं। जैसे बीकानेर संभाग है, जयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है, अजमेर संभाग है। कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत डिटेल है उसको देख लेते हैं। वो क्या है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो व्यवस्था है, संभाग व्यवस्था है, ये कब शुरू की गई थी कि बड़े संभाग हो, उन संभाग में छोटे बहुत सारे जिले आ जाएं। ये व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1949 को। देखो ये क्यों किया गया? क्योंकि जिले का कारोबार तो चलता ही है। ओके, तो जिले का कारोबार कलेक्टर देख लेता है, दूसरे जिले का कारोबार दूसरा कलेक्टर देख लेता है, तीसरे जिले का कारोबार तीसरा कलेक्टर देख लेता है, चौथे जिले का कारोबार चौथा कलेक्टर देख लेता है। लेकिन इन्हीं सब के ऊपर एक आदमी और बिठाते हैं, वो सबका देखता है कि सब काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सबकी व्यवस्था ठीक है या नहीं है। वो कौन करता है? फिर संभाग पे एक आदमी को बिठाते हैं वो। ओके, तो इस तरीके से संभाग का इसलिए गठन किया संभाग को, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर से देख करके सभी चार पांच राज्यों को चार पांच राज्यों का मालिक बना करके बिठा देते हैं उसको, और वहाँ की वो व्यवस्था ठीक से देख सकता है। इसलिए संभाग की व्यवस्था शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी ये आपको ध्यान रखना है। कब शुरू की गई थी? 1949 में शुरू की गई थी। डेट आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ सन याद रखना है कि संभाग व्यवस्था 1949 को शुरू की गई थी। पहला संभाग कौन सा बनाया गया था बताओ? जो 5 संभाग थे ना अपने टोटल, उस 5 संभाग में से पहला संभाग कौन सा बना था? तो यह ध्यान रखना, जयपुर पहला संभाग बना था। सबसे पहले जयपुर को, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, और इसी को ही सब पहला संभाग बनाया गया था। और इस जयपुर के अंदर कौन कौन से जिले ऐड हुए थे? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। ओके, सारे देखेंगे हम, डिटेल से देखेंगे, घबराओ मत। अभी तो मैं जस्ट आपको इसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जयपुर के अंदर जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर ये सारे ऐड हुए थे। ओके, वर्तमान में संभाग कितने? 7 है, ये आपको पता है। और 1 नवंबर 1956 को कितने थे? 5 संभाग थे। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट बात आती है। ये मोहनलाल सुखाड़िया थे, मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। इन मोहनलाल सुखाड़िया ने ये जो संभाग व्यवस्था थी ना, इसको खत्म कर दिया था इसने, कि संभाग की व्यवस्था बेकार है, छोड़ो इसको, बंद करो, जिले जिले रहेंगे, कोई संभाग व्यवस्था नहीं रहेगी। ये कब किया था इसने? अप्रैल 1962 में किया था। अप्रैल के महीने में 1962 में किया था। उसके बाद में हरदेव जोशी ने इस संभाग व्यवस्था को वापस से शुरू कर दिया था। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि संभाग व्यवस्था को, इस तरीके से आएगा कि संभाग व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने खत्म कर दिया था, लेकिन इसको पुनः शुरू किसने किया? तो हरदेव जोशी ने किया। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके आ सकता है। अगर आपको डिटेल से चीज़ें पता हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप उसको कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि ये हरदेव जोशी ने संभाग व्यवस्था पुनः शुरू की थी, इस व्यवस्था को किसने खत्म कर दिया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने खत्म कर दिया था। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकते हैं एग्जामिनर है। अगर हमारे पास डिटेल है तो आप उस क्वेश्चन को करेक्ट करके आओगे 101%, अगर आप डिटेल से वीडियोस देख रहे हो तो ये सारी बातें हो गई। ये ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया ने खत्म किया था पहले अप्रैल 1962 में, फिर हरदेव जोशी ने वापस से शुरू किया था। ऐसे मत कर देना कि हरदेव जोशी ने तो खत्म किया था और मोहनलाल सुखाड़िया ने शुरू किया था, नहीं। ये सुखाड़िया है ना, सुखाड़िया ने खत्म किया था, खुद तो सुखाड़िया है ही, और ये दूसरों को भी ये समझेगा, इसलिए इसने खत्म कर दिया। याद करने के लिए बोल रहा हूँ, गुस्सा मत हो ना।
बात है एक बस। इसको काड़िया ने ख़त्म किया था और फिर हरदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को वापस से शुरू कर दिया था इसने। ओके, तो 5 संभाग आपको पता है 1 नवंबर 1956 को थे, जिसमें से पहला संभाग कौन सा था? जयपुर था पहला संभाग। अब देखते हैं कि छठा संभाग कौन सा था और 7वां संभाग कौन सा था, क्योंकि प्रेजेंट टाइप में 7 है ना संभाग। ओके, तो ये जो हरदेव जोशी ने जब ये 26 जनवरी को ये शुरू किया था ना 1987 को वापस से शुरू किया था संभाग व्यवस्था, उस टाइम पर इसने देखो ये मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद किया था ना, इसको वापस से तो शुरू किया ही था इसने, और साथ ही साथ एक नया संभाग और बना दिया था इसने। किसने बनाया था? ये हरदेव जोशी ने बना दिया था। किसको? अजमेर को बना दिया था छठा संभाग। ओके, मतलब इसने पुनः तो शुरू किया संभाग व्यवस्था और साथ ही साथ एक नया संभाग बना करके और दे दिया अजमेर को। तो ये ध्यान रखना, हरदेव जोशी ने 1987 में अजमेर को छठवां संभाग बनाया था। ओके, छठवां संभाग बनाया था। उसके बाद में 7वां संभाग किसने बनाया? 7वां संभाग बनाया वसुंधरा राजे ने। मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। कौन सी पार्टी से थी? बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, आपको सीएम पूछ लेंगे और बोलेंगे कि ये सीएम कौन सी पार्टी के थे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है वसुंधरा राजे बीजेपी पार्टी की थी। 7वां संभाग एड किया था वसुंधरा राजे ने। और कौन सा था वो संभाग? भरतपुर संभाग था। भरतपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और एक सवाई माधोपुर, हाँ यही थे, भरतपुर, सवाई माधोपुर और एक खुद भरतपुर। 4 हो गए ना, खुद भरतपुर आ गया। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और एक ये खुद भरतपुर। ये 4 संभाग, 4 जिले थे जो भरतपुर संभाग में आते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको छठा संभाग अजमेर था जिसको हरदेव जोशी ने बनाया था, और 7वां संभाग भरतपुर था जिसको किसने बनाया था? वसुंधरा राजे ने बनाया था। कब? 4 जून 2005 को। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। अब हम एक एक करके ये सारे संभाग देखेंगे कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। ओके, उन संभाग का एरिया कितना है, ये सारी चीज़ें हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। कमेंट है ना जो लाइव सेक्शन में जो लाइव चलता है ना ये वीडियो, उस टाइम पर जो कमेंट सेक्शन आता है ना उसमें कमेंट मत किया करो आप। जो कमेंट बॉक्स है ना ओरिजिनल, उसमें कमेंट किया करो, क्योंकि ये वीडियो जब लाइव खत्म होता है ना तो वहाँ से ही वो कमेंट हट जाते हैं, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ उनको। तो आप वो ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक किया करिए वीडियो को। आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं वगैरह हैं, फैमिली में जो भी पढ़ने वाले उनके पास आप शेयर किया कीजिए इनको। ओके, और कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके बता दिया करो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह रहती है मैं वहाँ पर प्रोवाइड करते रहता हूँ। टेलीग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन है ना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैंने एक लिंक दे रखा है, वो उस लिंक पे क्लिक कर लेना। किसी किसी स्टूडेंट के वो एरर बताता है तो कोई बात नहीं, उसी के नीचे मैंने टेलीग्राम नंबर भी दे रखा है एक, उस टेलीग्राम नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम नंबर मैसेज कर देना, ठीक है। यही बात मुझे बतानी थी। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सारे संभाग को डिस्कस करेंगे। ओके, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, सब कुछ।